नमस्कार दोस्तों, आज की स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कैसी स्टॉक को लेकर के जो इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है, जिसका नाम है मैक्स फाइनेंशियल्स। इसमें सबसे पहले बात करेंगे चार्ट से, जिसको टेक्निकल कहते हैं। चार्ट में क्या देखने को मिलते हैं कि वॉल्यूम को लेकर के क्या चल रही है। वॉल्यूम को देकर के देखने को ये मिलती है, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी खासी तादाद में खरीदारी और बिकवाली के प्रेशर में देखने को मिली है। चाहे बिकवाली के प्रेशर में अच्छी खासी वॉल्यूम आई, खरीदारी के प्रेशर में अच्छी खासी वॉल्यूम इंक्रीज होती दिखी है। चलिए जानते हैं, जो स्टॉक को लेकर के जो मार्केट में लिस्टेड है, फाइनेंशियल्स गोल्ड टुगेदर की बात करती है। और बेसिकली देखा जाए तो इंश्योरेंस सेक्टर में कंपनी कामकाज करती थी, जिसके लिए हमने इसको फाइंड आउट किया था बीएसई से। इसमें देखा जाए तो उनकी सर्विसेज में कहते हैं कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का प्लान है और मैक्स लाइफ पीएफ का दो तरह की प्रोडक्टिविटी पे कंपनी कामकाज करती है। नाम इनका फाइनेंशियल सर्विसेज है। इसमें बुक वैल्यू की तरफ देखें आकलन करके तो 112 के आसपास, और करंट में यदि प्राइस टू बुक वैल्यू की तरफ देखें तो करीब करीब 10 गुने के आसपास बढ़ चुकी है। इसका मतलब ये जो बुक वैल्यू क्या है, काफी छोटा देखने को मिला है। जहां पे फेस वैल्यू भी कहता है 2 का, और इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है करीब 127 रुपए का। मतलब बुक वैल्यू और इंटरेंसिक वैल्यू अबाउट द नियर अबाउट द सेम, थोड़ा सा बढ़ा हुआ लगता है। अब आते हैं स्टॉक में भीड़ को लेकर के, जिसको स्टॉक के पी कहते हैं। स्टॉक के पी वो पार्ट है जहां पे इंटरेस्ट दिखाता है कि यहाँ पे फिलहाल कितने इंटरेस्टेड बने हुए हैं, और क्या इस इंटरेस्टेड के बेसिस पे मार्केट कितनी बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे बाकी जो कंपनियां थी इस इंडस्ट्रीज के, वहां पे भीड़ यदि 23 गुने की है तो यहाँ पे भीड़ बनती है करीब 97 गुने की। अर्थात समझ में ये आती है इस स्टॉक में कुछ तो ऐसी बड़ी बात है जिसके पीछे मार्केट में क्या हो रही है, स्टॉक पी बढ़ता नजर, क्योंकि ये और ये दोनों आपस में क्या है, चलती बुलती प्राइस है। क्योंकि भीड़ जैसे बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, कितने गुने की भीड़ आएगी, मार्केट उसी हिसाब से रिएक्ट करती नजर आएगी। बस भीड़ का आकलन कहाँ से करते हैं, इस भीड़ के आकलन के लिए कहते हैं कि ये जो अर्निंग है कंपनी का, उस अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखा गया कि 2 रुपए की फेस वैल्यू 11 रुपए की अर्निंग, अर्थात 5 गुने से ज्यादा, 5.5 गुने के आसपास अर्निंग करती है। इसके बेसिस पे मार्केट में कितने हुआ, 97 गुने से ज्यादा की भीड़ है, जिसकी वजह से करंट की प्राइस ये निकल। और ये कह सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है, ओवर वेटेज हो चुका है। क्या ये यहाँ से गिरने के आसार लगती है, या कुछ और यहाँ पे पोटेंशियल बनती है, तो ये हम जानेंगे सर इस स्टडी के अंदर। जहाँ पे कुछ एस्पेक्ट को देखें तो पहला एस्पेक्ट का नाम है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो कहती है 0.14, और करंट रेशियो जिसका नाम है 0.06। इन दोनों को अवलोकन करना जरूरी है, और इसका एक बड़ा गहरा संबंध है ईपीएस, क्योंकि यहाँ भी जानना जरूरी है, रिकंसिलिएशन करना। क्योंकि ये इंटरेस्ट की पार्ट को लेकर देखा है तो प्रॉफिट को कम करता है, और कुछ ऐसी पार्ट्स जो करंट रेशियो के अंदर होती है, खास कर सेल्स के बेसिस पे, जो उधार सेल्स है, उधार सेल्स के अंदर रिस्क फैक्टर है, उसको देखने की जरूरत है। इसलिए यहाँ पे रिस्क टू रिकंसिलिएशन की जरूरत होती है, इसलिए R+R को जानना चाहिए। जहाँ पे आरओसी की बात कहती है करीब 9% का, आरओई की बात करती है 9.21%, मतलब ये भी 9% के आसपास ही अटक रही है। जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर की बात करें करीब 34 करोड़ का, और 34 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर में केवल और केवल प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 6% की होल्डिंग। अब यहाँ कौन सी सवाल क्रिएट होती है दिमाग में, जो पूरी कंपनी में प्रमोटर्स के पास ऐसा क्या हुआ जो प्रमोटर यहाँ से निकल रहे हैं। और उस निकलने वाली बात में भी एक निकल के आती है बात, और वो बात ये जो प्रमोटर ने अपने होल्डिंग का जो 6.5% होल्डिंग ही बनी है, उसमें 72% से ज्यादा होल्डिंग को प्लेज करके रखा है। ये क्या कहता है, अभी तक हायर टू हायर देखा है तो करीब 1140 तक पहुंच चुका है स्टॉक, जो कि चार्ट में सामने दिखती है। इसका भी हम देखेंगे आखिर वॉल्यूम के बेसिस पे क्या मार्केट दोबारा अपनी जो पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उसको तोड़ती नजर आती है। यहाँ पे एक चीज देखने को हमेशा आई है, जो बड़ी रैली के साथ जब गिरावट आई है, तो गिरावट में उस लेवल पे गिरावट नहीं हुई जिस लेवल पे
जिस लेवल पे ऊंचाइयों तक पहुंचा था स्टॉक। आइए जानते हैं इस स्टॉक को लेकर के आगे क्या कहती है। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट स्टडी के लिए हम बने हुए हैं। पीयर्स की तरफ देखें तो बजाज फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल जैसी कंपनी है। अब लगता है इसको इससे कंपेयर करना चाहिए, नहीं करना, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विस के अंदर इसको रखा गया। इसको यहाँ पे देखा है तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर रखा गया है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर। जबकि ये कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां हैं, तो उसको इंश्योरेंस से मुझे लगता है कि एलआईसी से हो या जीआईसी से हो, इससे कंपेयर करना शायद बेटर हो सकता है। ऐसे बताऊं तो इसमें कंपनी के लिस्ट में लगता है कि आईसीआईसी प्रूडेंशियल्स हैं, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस हैं, लोबार्ड्स हैं, एसबीआई लाइफ हैं। इन सबसे कंपेयर किया जाए तो शायद बेटर हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यदि इसके हिसाब से देखा है तो टोटल कंपनी की लिस्ट 199 की लिस्ट बनाई थी यहाँ पे। इसमें ओवरऑल क्या होगा, सारे के सारे कंपनी कवर कर जाएंगे। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। जो रिजल्ट मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस की तरफ देखा जाए तो ये कहती है कि जून टू जून मतलब वाई ओ वाई में कंपनी के पास अच्छी खासी ग्रो लेवल बनी है। यदि नेट नेट टू नेट परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में ये निकल के आती है, जो यहाँ देखने को लगती है, जो वाई ओ वाई में कंपनी के पास करीब 28% की ग्रो लेवल। किसके अकॉर्डिंग? वाई ओ वाई के, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से इसमें 28% की क्या हुई, जंप देखा। ऐसे ही इसको देखा जाए बाकी परसेंटेज को तो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1% रहती है, जबकि इसमें 100% की उछाल देखने को मिला इस पीरियड में। प्रॉफिट में जहाँ पे 101 करोड़ के आसपास था, वहाँ पे 156 करोड़ की हो गया। और इससे पहले कंपनी के पास नुकसान था करीब 50 करोड़ के आसपास का। इससे पहले देखा है तो कंपनी ने अच्छी खासी प्रॉफिट बनाई थी, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर के बेसिस पे 270 करोड़ तक का प्रॉफिट बना था दिसंबर 22 के अंदर। लेकिन दोबारा मार्केट इसकी डिप करती गई और दोबारा इसमें अभी जाकर के थोड़ा सा उछाल हुआ। वाई वाई के बेसिस पे यदि इसको आकलन करके देखें तो नियरली कहता है जो टोटल नेट इनकम सोर्स में करीब 45% की जंप देखने को मिली है। अब आते हैं इसी डेटा को प्रॉफिट के बारे में, कहती थी प्रॉफिट एबिटा प्रॉफिट की बात कर रही है, तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात यदि देखा है तो कहती है 12% के आसपास की प्रॉफिट मार्जिन भी बनी है। अब आते हैं अगले, और अगला कदम ये है ईयरली बेसिस पे कंपनी की क्या डेटा है और मैनेजमेंट ने क्या अपडेट किया। तो सेल्स टू को कंपेयर करें तो वाई वाई अर्थात एनुअली बेसिस पे तो अच्छी खासी जंप देखने को मिली। और परसेंटेज के आकलन करें तो परसेंटेज इसके बारे में कहती है नियरली करीब करीब 48% के आसपास की एनुअल टू एनुअल वाई वाई में जंप देखने को मिली है। इसी बेसिस पे और देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो पूरे 2% के आसपास था वो लुढ़क के 1% पे आ गई, मतलब 50% गिर जाती है। नेट प्रॉफिट के पार्ट को 452 करोड़ के आसपास रही है, जो कि पिछले साल जो 452 करोड़ था उससे करंट ईयर में 393 करोड़ के आसपास क्या था, मतलब गिरावट देखने को मिला। यहाँ पे डिक्लाइन करती नजर आई। मतलब ईयर ऑफ ईयर के हिसाब से भी ये नहीं कह सकते अभी ये इनको टॉप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट 12 महीने में अच्छी अच्छी खासी परफॉर्मेंस किया है। लेकिन कंपनी ने इससे पहले भी करीब 500 करोड़, 550 करोड़, 500 करोड़, 560 करोड़ तक की रिकॉर्ड को तोड़ चुका है पहले। तो इस हिसाब से अभी तक उसने अब ये उस लेवल पे जंप देखने को नजर नहीं आई। लेकिन यदि इसको नेट इनकम के साइड में देखा है तो 10% गिरावट देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट मार्जिन की तरफ देखें तो करीब 39% की गिरावट देखने को मिला। ऐसे ही अर्निंग पर शेयर में करीब 10% की गिरावट थी। और इबिटा में भी करीब करीब 10% के आसपास की गिरावट दर्ज की। अब आते हैं इसमें प्रॉफिट के पार्ट हमेशा देखा जाता है कि ये हमेशा कहा कि ये एक बुक्ड किया हुआ प्राइस है। इस बुक्ड किए हुए प्राइस के लिए हमें बैलेंस शीट को जानना जरूरी होगा, इसलिए हम चलेंगे बैलेंस शीट के फिगर पे और जानेंगे इसको लेकर के क्या। जहां बोरेंग्स को लेकर के देखा गया कि बोरेंग्स यहाँ पे इंक्रीज भी नहीं हुआ है, नियर अबाउट द सेम रहा है। 522 करोड़ के आसपास था, उतने के आसपास ही रहा है,
कोई फेरबदल देखने को नजर नहीं आया। फिक्स एसेट्स नियर अबाउट उतना ही रहा। इन्वेस्टमेंट की पार्ट अच्छी तगड़ी बनी है। अर्थात जो इंश्योरेंस कंपनियां होती है ना, इंश्योरेंस कंपनियां पैसे कलेक्ट करती है, उस कैश पैसे कलेक्ट करके इंश्योरेंस जिस तरह के टर्म होते हैं उस तरह के प्रोवाइड करते हैं, और उस पैसे का यूटिलाइजेशन करते हैं एज इन्वेस्टमेंट करके कहीं ना कहीं। यहाँ पे देखा जाता है मैक्सिमम इज द स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट होते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या हुई, लगातार बढ़ी है, मतलब जितना उन्होंने प्रीमियम कलेक्ट किया होगा वो सब के सब इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट देखने को मिला है। जबकि अदर साइड ऑफ इनकम भी देखें हैं, तो इसके बारे में ये भी देखा जा सकता है कि मार्केट में इनके पास जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छी खासी, मतलब 900 करोड़ के आसपास की थी लास्ट टू लास्ट डेटा में। इसी रफ्तार से यदि हम बैलेंस शीट को आकलन करें परसेंटेज के लेवल में, तो ये देखने को मिलती है जो कंपनी के पास नियरली जो कैश फ्लो था उसमें करीब ये देखने को मिला कि करीब 23% की गिरावट गिरावट होती है। और दूसरी तरफ नेट एसेट साइड 23% इंक्रीज करता है, और जितना ये इंक्रीज करता है उतना ही उन्होंने लायबिलिटीज साइड में भी क्रिएट करके रखा है। टोटल लायबिलिटीज भी 23% से बढ़ती नजर आई। अब आते हैं उस फराव को लेकर के जहां पे हम जानते हैं निवेशक यहाँ पे क्या बने हुए हैं, क्या लगातार बने हुए हैं, कुछ मार्केट से नए प्लेयर इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि चार्ट ये दिखाता है जो मार्केट में न्यू प्लेयर काफी मात्रा में यहाँ बढ़े हैं। तो क्या कुछ ट्रेडिंग हुई थी, बल्क ट्रेडिंग की बात करें तो 24 जुलाई को 23 में ट्रेडिंग हुई थी, उसके बाद तो कोई अपडेट देखने को नजर नहीं आई। अब जब यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज के कई सारे कारण हो सकते हैं। मार्केट को सेंटिमेंटल की बेसिस पे हो सकता है, मार्केट को अगले ऊंचाइयों तक पहुंचाने को लेकर हो सकता है। आते हैं निवेशक को लेकर के, जहां निवेशक के बारे में हमने देखा था जो कंपनी में जो निवेशक बैठे हैं इसको शेयर होल्डर कहते हैं, वो क्या कहती है, करीब 6% प्रमोटर्स हैं और रेस्ट पब्लिक के पास है 93% के आसपास। आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जो प्रमोटर्स अपनी पोजीशन क्या बेच के निकल रहे हैं या ऑफसेट कर रहे हैं या कुछ ऐसा बड़ा डील की बात, तो देखते हैं इसके बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पे पहले प्रमोटर के पास अच्छी खासी पोजीशन था, 14% के आसपास था, 14% से 11% आया, फिर 10% आया, फिर 6% के आसपास आके अटकी हुई है। और अटकी अभी नहीं, पिछले 4 सालों से ऐसे ही देखने 4 क्वार्टर से ऐसे ही देखने को, मतलब 1 साल से ऐसे ही देखने को मिला है। करीब करीब वही 10% के आसपास की होल्डिंग है। यहाँ पे एफआई की तादाद काफ़ी ज़्यादा है इस कंपनी में। तो प्रमोटर्स कौन है, प्रमोटर्स में देखा जाए तो मैक्स वेंचर्स इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड है, इनके पास 6% की होल्डिंग बची है। रेस्ट कुछ और होल्डिंग तो नहीं देखने को मिलती है। एफआई की तादाद अच्छी खासी है, जहाँ पे मित्सुई सुमित मोको इंश्योरेंस कंपनी है जो के साथ, उसके बाद न्यू यॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देखने को मिल रहा है। मतलब अलग अलग कंट्री के अलग अलग कंपनियां, यहाँ पे कोटक फंड भी शामिल देखने को मिला है। अब यहाँ कोटक फंड को एफआई के अंदर पुल किया गया है। हो सकता है जो कोटक फंड वहाँ का है फॉरम का, वो इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे एफआई के अंदर देखने को मिला। डीआई की तादाद भी अच्छी खासी देखने को मिला, जहाँ पे करीब 40% के आसपास, मतलब डीआई से ज्यादा बेटर कौन है, एफआई अपनी पोजीशन के साथ बनी है। और डीआई में कौन देखने को मिलता है, यहाँ पे सबसे बड़ी जो पोजीशन है वो है एचडीएफसी का, एचडीएफसी का, निपॉन लाइफ का। इसके अलावा देखा जाए तो मीरा एसेट्स फंड है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी देखने को मिला। मतलब जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है वो एक दूसरी कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करके रखे रहते हैं। इसके अलावा जो पब्लिक के पास कंप्लीट होल्डिंग है वो 6% के आसपास की होल्डिंग है। उस 6% की होल्डिंग में जो आम इन्वेस्टर हैं, जिसको कहते हैं कंप्लीटली रिटेल, और रिटेल में वो लोग जिन्होंने 2 लाख से कम और 2 लाख से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं एक स्टॉक में, तो जिनका 2 लाख से कम का है उनका 4%, और थोड़ा सा जो 2 लाख से ज्यादा किया उनका भी नियर अबाउट आधा परसेंट के आसपास, अर्थात नियर अबाउट 5% के आसपास देखा जाए तो कौन बैठा है, एक रिटेल, खास करके इंडिविजुअल की बात करो,
और यहाँ पे एक चीज और देखने को मिली, कंपनी के पास अच्छी खासी लिस्ट और थी शेयर होल्डिंग को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे इसमें शेयर होल्डिंग जो लिस्ट थी उसमें कमी और बढ़ वृद्धि देखने को मिली। कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या हुआ, यहाँ तक पैनिक ऐसे बना जो मार्केट सब के सब गिरता गया, यहाँ तक देखिए गिरता गया 59,000 तक। मतलब ये कह सकते हैं आकलन करके, जो दिसंबर तक का इनका चार्ट जो कहता है, वो दिसंबर तक की चार्ट इनकी गिरावट में थी। तो कहती है ऑब्वियसली दिसंबर के चार्ट के आकलन करें तो दिसंबर में इसके पास चार्ट में क्या हुआ, लंबी गिरावट हुई। ये जो देखने को मिली ना, जो लंबी गिरावट का पोजीशन था वो यही था। और 30 दिसंबर के आसपास जो पोजीशन था उसी की डेटा अपडेट होती है। यहाँ प्रेशर में था, बाद में दोबारा जब भी अपने पुराने से, चाहे वो 7 डेज की बात करो, महीने दिन की बात करो, या फिर 3 महीने की, जो हायर टू हायर को तोड़ती है ना, फिर लगती है वहां से ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि अच्छा मार्केट और यहाँ से अच्छी कर सकती है। ये कुछ पॉइंट आउट थे इसके समझने को लेकर के, कुछ सेंटिमेंटल भी है। जहाँ पे हमने वॉल्यूम जब की बात किया था, वॉल्यूम क्या होती है, लगातार बढ़ती नजर आती है। इसके अलावा की बात करें तो इसमें कुछ और अपडेट की तरफ देखते हैं क्या कहती है। यहाँ पे देखिए मैं इसको 1 साल की वॉल्यूम ही ले लेता हूँ। तो वॉल्यूम में नॉर्मल वॉल्यूम क्या रहा इस स्टॉक को लेकर, इसको एवरेज वॉल्यूम कहेंगे तो वो तो एकदम बिल्कुल ही गिरी हुई प्राइस में, नियर अबाउट कह सकते हैं। जो वॉल्यूम यदि कभी आई इसमें तो 4-5 हजार के आसपास की वॉल्यूम आई होगी, और जब मार्केट में बड़ी उछाल के लिए तैयार हुई तो वॉल्यूम क्या हुआ, काफी सारा बढ़ गया। चाहे 5 हजार के बदला 20 हजार की वॉल्यूम आ गई मार्केट में, तो फिर मार्केट क्या हो गई, थोड़ा सा अपग्रेड होती नजर आई। प्रॉफिट एक्शन में कंपनी का डिविडेंड का पार्ट वगैरह 2016 के बाद ऐसा कुछ अपडेट निकल के नहीं आया कंपनी को लेकर के। एनालिसिस पार्ट की भी देखेंगे आखिर परसेंटेज ऑफ गेन को लेकर क्या कहती है। तो चलिए जानते हैं एक नज़र सेंटीमेंटल। अभी फिलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं था, एग्जाम की होने वाली है। और एनालिसिस पार्ट इसके बारे में कहती है जो एक्सपेक्टेड द गुड गुड रिटर्न क्वार्टरली की बात कर रही है, करीब 10 गुना के टाइम्स हिसाब से मान लेते हैं जो स्टॉक प्राइस चल रही है बुक वैल्यू से। और प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिली है काफ़ी ही कम है, कुछ है ही नहीं, नियरली 6% के आसपास। टैक्स रेट इन द सेम लो और ऑल्सो है। प्रमोटर हैज़ द प्लेस इन द 72%, मतलब यहाँ पे डिमेरिट और देखने को मिला। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग का 72% को प्लेस करके रखा हुआ है। जबकि ये देखने को मिला इस कंपनी को लेकर के, जो अपने निवेशक को पिछले 1 महीने में 2% की नुकसान दे चुका है, 6 महीने में 11% ग्रोथ दे चुका है। ऐसे 1 साल में 14% की जंप थी, और पिछले 5 सालों में करीब 155% की जंप करके दिया है। तो जहाँ पे प्राइस सोचिए आज से 1 साल पहले, 5 साल पहले की बात, 654 रुपये की जंप, मतलब 400 के आसपास प्राइस हुआ होगा, नियर अबाउट द सेम हो सकता है। और जहाँ पे 10 सालों के डेटा भी देखा तो 10 सालों के डेटा में करीब करीब 280%, 290% के आसपास की जंप देखने को मिली है। बाकी जो इनकी कंपेयर्स कंपनी उसमें इस तरह के इंडेक्सेशन के अंदर इस तरह के फॉल, जो पोटेंशियल जंप था वो देखने को नजर नहीं आई। हाँ लेकिन कुछ दफा तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस किया था वहां भी। आते हैं मेन, इसमें एक पॉइंट आता है जिसका नाम है टारगेट। आखिर टारगेट क्या है? तो टारगेट के लिए दो चीज, एक तो टर्म टारगेट प्लस ग्रोथ टारगेट, दोनों को मर्ज कर दीजिए। और हमेशा माइंड में एसएल को रखिए। हमेशा कहते हैं हायर टू हायर को रेजिस्टेंस कहते हैं, लोअर टू लोअर को ये क्या कहते हैं, सपोर्टिंग लेवल कहते हैं। अर्थात यहाँ पे पिछले 1 महीने के चार्ट का अवलोकन करके देखें, 1 महीने के चार्ट में फिलहाल ये मूविंग जो एवरेज प्राइस है उसके आसपास, और इसके सपोर्ट लेवल ये बनती नजर आती है, और इसके पहले सपोर्ट तो लेवल ये है। और हायर टू हायर की बात करें तो यहाँ पे ये निकल के आती है, जहाँ पे इसके पास क्या निकल के आ सकती है, हायर टू हायर के लिए चलती हुई करीब करीब 1100 से 1150 के आसपास तक की चल सकती नजर आती है। रिसेंटली की बात करूं यदि इसको और ही पुराना डेटा की तरफ जाए, चल के देखें,
तो शायद और भी कुछ और रिकॉर्ड तोड़ इसमें से निकल सकती है, क्योंकि अब जैसे ही कुछ पुराना रिकॉर्ड को तोड़ती है, चाहे वो 7 डेज के रिकॉर्ड की बात करें, या 1 महीने के दिन के रिकॉर्ड की बात करूं, या फिर साल के बाद, अपने पुराने जो रिकॉर्ड है और वहाँ वॉल्यूम के बेसिस पे यदि तोड़ती है, उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा बुस्ट होती नज़र आ सकती है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम बात कर रहे थे मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड को लेकर के, जो कि इंश्योरेंस कंपनी रही है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है।